हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 2। इसमें हम रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और द्रव्यमान अवधारणा और मोल संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल। सबसे पहले देखते हैं रासायनिक संयोजन के नियम कौन कौन से हैं। रासायनिक संयोजन के नियम में सबसे पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, फिर आता है गैसीय आयतनों का नियम और फिर आता है अवोगाद्रो का नियम। इनको एक एक करके करते हैं और समझते हैं कि क्या कहते हैं ये नियम। सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको लावुशिये ने दिया था। ये नियम क्या बताता है? इन्होंने पहले दहन अभिक्रिया होती है, दहन अभिक्रिया, इन पर अध्ययन किया, दहन अभिक्रियाओं पर अध्ययन किया और इन्होंने देखा कि जो अभिकारक का द्रव्यमान है, अभिकारक के जो द्रव्यमान है ये किसके बराबर होता है? उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी उत्पाद और अभिकारक का द्रव्यमान बदलता नहीं है, वो एक सा ही रहता है। तो इन्होंने नियम दिया कि इस नियम के अनुसार द्रव्य न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी द्रव्यमान है वो न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और कौन सी अभिक्रियाओं का अध्ययन किया? इन्होंने दहन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। नेक्स्ट देखते हैं स्थिर अनुपात का नियम, जिसको निश्चित समतन का नियम भी कहते हैं और इसको दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने, बताया था इस नियम को। ये नियम क्या बोलता है कि किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान रहता है। यानी किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान रहता है। इसको हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे इन्होंने एक प्रयोग किया और क्यूप्रस कार्बोनेट के 2 नमूने लिए, एक तो था संश्लेषित और एक था प्राकृतिक। दोनों नमूनों में इन्होंने कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान प्रतिशत की मात्रा देखी तो सब में समान मात्रा प्राप्त हुई। दोनों नमूनों में समान मात्रा प्राप्त हुई। तो इन्होंने बताया कि द्रव्यमान है वो स्थिर अनुपात में रहता है, किसी यौगिक के अंदर स्थिर अनुपात में रहता है। ये अनुपात का नियम, जो स्थिर अनुपात का नियम, जोसेफ प्राउस्ट का था। नेक्स्ट है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम दिया था डाल्टन ने। अब ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि यदि 2 तत्व संयोजित होकर एक यौगिक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। यानी 2 तत्व यदि यौगिक बनाते हैं तो एक से अधिक यौगिक बनाएंगे तो उनके जो संयुक्त होने वाले द्रव्यमान हैं वो छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे H2 है और O2 मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं। यदि दोनों के H2 के 2 ग्राम और O2 के 16 ग्राम मिला के ले तो जल का निर्माण होता है 18 ग्राम जल का निर्माण। यदि हम इसी प्रयोग को 2 ग्राम O2 और 32 ग्राम O2 के साथ करें, यानी 2 ग्राम H2 और 32 ग्राम O2 के साथ करें तो हमें 34 ग्राम एक प्रोडक्ट मिलता है, जो कि होता है हाइड्रोजन प्रोक्साइड मिलता है। यानी जल और हाइड्रोजन प्रोक्साइड में O2 की है वो अनुपात आता है 1:2। यानी जब हम O2 डबल लेंगे तो हमें हाइड्रोजन प्रोक्साइड। तो इसके अंदर क्या है? गुणित अनुपात का नियम लागू होता है। यानी ये डबल हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है। ऐसे नहीं कि ये 16 से हम 18 ग्राम कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये डबल ट्रिपल छोटे जो पूर्णांक है इनके अनुपात में ही होगा। ये बताया था डाल्टन ने गुणित अनुपात के नियम में। नेक्स्ट नियम हम देखते हैं गैसीय आयतनों का नियम, जो कि गैलुसेक ने दिया था। अब ये गैसीय आयतनों का नियम क्या बोलता है कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती है, यानी गैस या तो बनती है या फिर उसकी अभिकारक के रूप में प्रयुक्त होती है, तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते कि सभी गैसें समान दाब पर हो। यानी उनका आयतन है वो सरल अनुपात में होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं फिर वही कि 100 ml H2 और 50 ml O2 मिलकर 100 ml है वो H2O बनाते हैं। तो 100 ml क्या बना? H2O बना। तो इन दोनों H2 और O2 का अनुपात है 2:1। यानी ये कितनी भी बार बनाई जाए इनमें अनुपात है 2:1 ही रहेगा। H2O बनाने के लिए अनुपात हमेशा
H2 और O2 का 2 ही रहेगा। ये जो गैलुकेस का आयतनों संबंधी पूर्णांक अनुपात की खोज वास्तव में संदर्भ में स्थिर अनुपात का नियम है, यानी ये भी क्या है, एक स्थिर अनुपात का नियम ही है, जो कि गैसीय आयतनों का नियम है। वो क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है, यानी अनुपात समान रहता है चाहे कैसे भी बनाया जाए इस यौगिक को, H2O को। नेक्स्ट देखते हैं अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है कि समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतनों में, समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यानी समान आयतन में, समान ताप एवं दाब पर समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। H2 और O2 से H2O यानी जल का निर्माण हो रहा है। H2 के 2 आयतन और क्या बन रहे हैं, 2 आयतन जल का निर्माण हो रहा है, और O2 के 1 आयतन लिया गया है। 2 आयतन H2 मिलकर और 1 आयतन O2 मिलकर क्या निर्माण कर रहे हैं, H2 का निर्माण। तो समान आयतन यानी 2 आयतन H2 है और 2 आयतन H2 है, तो इनमें अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि इनमें H2 के अंदर 2000 मॉलिक्यूल है, तो जल के भी 2000 मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। यानी आयतन समान है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल की संख्या भी समान होगी। तो हमने मान लिया कि 2Na, यदि 2Na मॉलिक्यूल है और 2 आयतन में, समान आयतन में समान मॉलिक्यूल होंगे। तो ये किसने बताया था, अवोगाद्रो ने। Na का मतलब यहां है अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अवोगाद्रो संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर अवोगाद्रो के नियम ने ये ही बताया था कि यदि समान आयतन है, जैसे H2 और H2O का, यानी जल और हाइड्रोजन गैस का आयतन समान है, तो इनके अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। समान ताप एवं दाब पर अणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने क्या बताया था, डाल्टन ने अविभाज्य कण, जो सबसे छोटे अविभाज्य कण हैं जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, इनको एटमॉस नाम दिया। एटमॉस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है जिसको विभाजित न किया जा सकते, या जिसको न काटा जा सके, तो इसको नाम क्या दिया, एटमॉस नाम दिया। अब इसने क्या बताया इस सिद्धांत में कि द्रव्य है वो अविभाज्य परमाणुओं से बना है, अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणु के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। यानी सभी परमाणुओं के समान द्रव्यमान होने पर उनके गुणधर्म समान होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। यानी अगर विभिन्न तत्व हैं तो इनका द्रव्यमान है वो अलग अलग होगा, परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्या बताया इन्होंने कि एक से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। यानी यौगिक कैसे बनते हैं, परमाणुओं के संयोजन से, एक निश्चित अनुपात में संयोजन करने से यौगिक कंपाउंड बनते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो उन्हें बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी परमाणु न तो बन सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं, ये पुनर्व्यवस्थित होते हैं। डाल्टन के इस सिद्धांत से रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या की जा सकी। यानी इससे पहले जो नियम बताए थे वो सभी की व्याख्या इन सिद्धांतों से की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव्यमान अवधारणा। द्रव्यमान अवधारणा में सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान में हम देखते हैं इसका मात्रक होता है एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको यूनिफाइड मास भी बोला जाता है, यू से नोट किया जाता है। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, और इसी को ही हम यूनिफाइड मास यू से नोट करते हैं। अब AMU क्या होता है, AMU का मतलब, एक AMU का मतलब होता है कार्बन 12 की 1/12 भाग, कार्बन 12 के 1/12 भाग का द्रव्यमान, वो होता है AMU। यानी कार्बन 12 है, इसके 12 भाग का द्रव्यमान, कार्बन 12 का द्रव्यमान है, इसका 12वां भाग है वो क्या है, 1 AMU के बराबर होता है। C12 के लिए इसको रेफरेंस में लिया गया।
नेक्स्ट हम देखते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? हम लेते हैं समस्थानिक का जो औसत द्रव्यमान होता है, समस्थानिकों का जो औसत द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? औसत परमाणु द्रव्यमान। जैसे हम कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 का जो औसत द्रव्यमान निकाले तो कैसे? जैसे कार्बन 12 कितने प्रतिशत पाया जाता है? वो पाया जाता है 98%, कार्बन 13 1.1% और कार्बन 14 2 × 10⁻10% पाया जाता है। तो इनका औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलेगा? कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो इन सभी समस्थानिकों का औसत द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। जैसे कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 का निकालेंगे तो कार्बन 12 के लिए इसका प्रतिशत इंटू AMU में द्रव्यमान, ये AMU में द्रव्यमान है 12 AMU। वहीं कार्बन 13 का प्रतिशत और AMU में द्रव्यमान, फिर कार्बन 14 का प्रतिशत और AMU में द्रव्यमान। अब इनका जोड़कर जब हम निकालेंगे तो वो निकलेगा 12 AMU, यानी 12 एटॉमिक मास यूनिट। ये किसका है? कार्बन का द्रव्यमान है। इसी को ही औसत परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? जो अणु का द्रव्यमान होता है इसी को ही आणविक द्रव्यमान कहते हैं। और अणु का द्रव्यमान किससे मिलकर बनता है? परमाणु के द्रव्यमान के योग से मिलकर अणु का द्रव्यमान बनता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मेथेन CH4 में कार्बन का द्रव्यमान है 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट और हाइड्रोजन का है 1 AMU और 4 हाइड्रोजन रखे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इनको जोड़कर इनका योग करेंगे तो ये आ जाएगा 16 AMU, यानी मीथेन का जो आणविक द्रव्यमान है, अणु का द्रव्यमान क्या होगा? 16 AMU होगा। ये है आणविक द्रव्यमान। नेक्स्ट हम देखते हैं सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान किनका निकाला जाता है? ये आयनिक यौगिक है, इनका निकाला जाता है क्योंकि ये क्रिस्टल के रूप में होते हैं, क्रिस्टल के रूप में होते हैं। इनका आणविक द्रव्यमान नहीं निकाला जाता। आयनिक यौगिकों का आणविक द्रव्यमान नहीं निकाला जाता, इनका सूत्र द्रव्यमान निकाला जाता है। जो इनका सूत्र होता है उसी का द्रव्यमान निकाला जाता है। जैसे NaCl है, NaCl का सूत्र लिखा हुआ है आपके सामने। तो इसमें जो सोडियम है पहले इसका द्रव्यमान, फिर क्लोरीन है इसका द्रव्यमान, इन दोनों को जोड़ के क्या निकाल देंगे? इसका सूत्र द्रव्यमान निकाल देंगे। जैसे सोडियम का 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट और क्लोरीन का है वो 35.5 AMU होता है। तो इनको जोड़ के जो डाटा आएगा वो आएगा 58.5 AMU। ये है NaCl का सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान। तो सूत्र द्रव्यमान किनका निकाला जाता है? आयनिक यौगिकों का निकाला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोल संकल्पना या मोलर द्रव्यमान क्या होता है। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है, यानी एक मोल क्या है? उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम के परमाणुओं की संख्या होती है। ये क्या बोल रहा है कि कार्बन 12 है, इसके 12 ग्राम में कितने कार्बन परमाणु हैं, उनका द्रव्यमान है वो क्या है? मोलर द्रव्यमान कहते हैं। एक मोल होता है, यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 × 10⁻23 परमाणु। कार्बन 12 है, कार्बन के 12 ग्राम में इतने परमाणु होते हैं और ये क्या है? एक मोल के बराबर है, एक मोल कहा जाता है। इन परमाणुओं को क्या कहा जाता है? इतने परमाणुओं को एक मोल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एक मोल H2, एक मोल H2 यानी इसमें कितने परमाणु हैं? इसमें है 6.022 × 10⁻23 अणु। इतने अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है? तो एक मोल H2 का द्रव्यमान रहता है 2 ग्राम। ये ग्राम में लिखा जाता है। एक मोल NaCl का कितना होता है? यानी इसके अंदर एक मोल NaCl का मतलब क्या हुआ? 6.022 × 10⁻23 सूत्र इकाई, सूत्र इकाई, यानी इतनी सूत्र इकाई मिलके एक मोल NaCl का निर्माण करती है। एक मोल NaCl का बराबर इतने सूत्र इकाइयां, इतने कण। और 2 ग्राम H2 का मतलब एक मोल हाइड्रोजन गैस और इसके अंदर कितने कण हो गए? कितने?
अणु हो गए वो हो गए इतने। इसको बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। इतने परमाणु जो ये संख्या है इनको बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या, एंड ए से नोट किया जाता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या है? अवोगाद्रो संख्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोलर द्रव्यमान। किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। यानी 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? मोलर द्रव्यमान होगा। 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु हैं, कण हैं, इनका जो द्रव्यमान होगा वो मोलर द्रव्यमान होगा। जैसे 1 मोल H2 है, इसके अंदर इतने अणु हैं और इनका जो द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान होगा ग्राम के अंदर, वो क्या होगा? इसका मोलर द्रव्यमान, जो कि होता है 2 ग्राम। 2 ग्राम होता है। 1 मोल H2O है, इनका द्रव्यमान कितना होता है? इसके अंदर टोटल अणु कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, और इनका जो द्रव्यमान है वो क्या होगा? मोलर द्रव्यमान, जो कि होता है 18 ग्राम। ये क्या है? इसका मोलर द्रव्यमान। यानी 1 मोल अणुओं का जो द्रव्यमान है वो क्या है? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ये थी चैप्टर 1 की सेकंड क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियो क्लास जल्दी मिलेगी, तब तक बने रहिए। नमस्कार।